हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल विजय भट्ट क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी क्लास है वो यूपीएससी सीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 में ज्योग्राफी से जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनको आज हम यहाँ पर देखेंगे। और ये जो मैं सीरीज लेके आया हूँ, हर सब्जेक्ट के यूपीएससी के पिछले 10 साल के हम ये प्रश्न देखने वाले हैं। अभी हम 10 साल में यानी जो ज्योग्राफी के देखने वाले हैं, हमने 2025 के देख लिए, 2024 के देख लिए, आज हम 2023 के देखेंगे। 10 साल हम इनको खत्म करने के बाद फिर हम दूसरे सब्जेक्ट पर आएंगे। ऐसे सारी की सारी चीज़ों को मैं यानी सारे के सारे सब्जेक्ट को यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज कराऊंगा ताकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही आसान हो सके आगे के सफर के लिए। ठीक है ना? तो इसमें हम भूगोल को देखने वाले हैं। प्रारंभिक परीक्षा 2023 में पूछे गए भूगोल के मूल प्रश्नों का यहाँ पर संकलन दिया गया और इसको हम व्याख्या सहित देखने वाले हैं। तो भाग नंबर 1 में अगर हम बात करें तो भारतीय अपवाह तंत्र और एवं नदियों को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न हम इसको जूम करेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। हो गया? चलिए, पहला इसका ये प्रश्न संख्या पहली सेट नंबर ए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। झेलम नदी बुलर झील से होकर बहती है, पहला ऑप्शन ये है। कृष्णा नदी सीधे कैलोरी झील का भरण करती है। अगला, गंडक नदी के विसर्ग से कांवर झील का निर्माण होता है। तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन से, इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि युग्म, इसमें कौन से युग्म सही है। तो इसमें केवल दो युग्म सही है। ठीक है ना? इसका आंसर क्या है? बी। तो अगर मैं यहाँ पर आंसर देने से मतलब नहीं है, यहाँ पर मैं डिफाइन करूंगा यानी विश्लेषण करूंगा कि ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ। देखो, झेलम नदी वुलर झील से होकर बहती है। तो सबसे पहले तो आपको ये पूरी नदियां को बहुत ही डीप में पढ़ना है, सारी की सारी नदियों को। फिर अगला है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी को आपको डीप में पढ़ना है। फिर है गंडक नदी। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया था 2023 में, वो पूरी नदियों को डीप में पढ़ने से लेकर था। यानी इस टॉपिक को, नदियों के टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लेना। ये नहीं पढ़ना है कि इस नदी का कहाँ से उद्गम होता है, कौन सी इसकी सिर्फ सहायक नदियां हैं, कहाँ पर इसका अंत होता है, कितनी इसकी लंबाई है। इससे ज़्यादा पढ़कर आपको चीज़ें इसके बारे में जानना है, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ होने वाली है। ठीक है? चलिए, अगला है भारत के पर्णपाती वृक्ष कटहल, मतलब इन पर विचार करना है। ठीक है? महुआ और सागौन। इसमें आपको ये बताना, उपरोक्त में से कितने पर्णपाती वृक्ष हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, कोई भी नहीं। तो इसका आंसर आपको क्या बताना है? केवल दो। अब यहाँ पर फिर से आंसर पे मत जाइए। यहाँ पर आपको जो चीज समझने वाली है वो आपको याद रखना है कि बेटा आपको जो पेपर सॉरी जो पेड़ों के नाम होते हैं ना, वो भी आपको गहराई से याद करना है। अभी तक आप क्या याद करते थे कि जो सदाबहार वृक्ष होते हैं, सदाबहार, उसमें कौन से आते हैं आप याद करते थे? रोजवुड, महोगनी। ठीक है, ऐसे याद करते। लेकिन आपको यहाँ पर देखिए, कटहल भी दिया है, महुआ भी दिया है, सागौन तो आप फिर भी याद करते होंगे, लेकिन कटहल और महुआ नहीं याद करते होंगे। ठीक है, तो आपको इतनी गहराई से पढ़ना है। ठीक, चलिए, अब यहाँ पर दिया, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और सुमेलित युग्मों की पहचान कीजिए। पहाड़ी का बताना है और किस एरिया में ये है। तो अमरकंटक विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर है। ठीक है, फिर बिली गिरिरंगन पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग पर है। शेषाचलम पहाड़ियाँ ये पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणी भाग है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है, इसके आंसर दिए गए। सत्य अवस्थिति एवं विवरण, मेकाल श्रेणी का हिस्सा है। विंध्य और सतपुड़ा इसका मिलन बिंदु है। ठीक है, कर्नाटक में है, पश्चिम और पूर्वी घाट के संगम पर है। आंध्र प्रदेश में है, पूर्वी घाट का एक हिस्सा है तिरुपति क्षेत्र में। ठीक है, ओके। तो इसका आंसर पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या है? डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलो,
ये अगला प्रश्न है, भारत के तटीय खनिज संसाधन से संबंधित है। एक मिनट। देखिए इल्मेनाइट रूटाइल के समृद्ध सोर्स है, इसके बारे में बताना। भारत के कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटाइल निम्नलिखित में से किससे समृद्ध सोर्स है? तो एल्यूमिनियम से, तांबे से, लोहा से या टाइटेनियम से? इसका सही आंसर क्या है बेटा? टाइटेनियम। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा भाग 2 है, ज्योग्राफी से संबंधित पेपर में पूछा गया था। एक मिनट, वो है विश्व भूगोल और ऊर्जा संसाधन, वैश्विक क्षेत्र, पर्यावरण परिस्थितिकी, ऊर्जा संयंत्रों के स्थानिक विन्यास एवं समग्र विश्लेषण को हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कांगो बेसिन का भाग है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है कैमरून, नाइजीरिया, दक्षिणी सूडान या युगांडा। तो ये कांगो बेसिन का इसमें से कौन सा भाग है? कैमरून। कांगो बेसिन मध्य अफ्रीका में स्थित विश्व की दूसरी सबसे बड़ी वर्षावन प्रणाली है। इसका भौगोलिक विस्तार कैमरून, मध्य अफ्रीका गणराज्य, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, गैबोन, भूमध्य रेखीय गिनी में फैला हुआ है। अतः कैमरून इसका सही आंसर है। तो आपको विश्व में कितनी गहराई से पढ़ना है ज्योग्राफी को, ये इस चीज को आपको समझना है। ठीक है ना, चलिए कोयला आधारित तापीय संयंत्र। भारत में कोयला आधारित तापीय संयंत्रों के संदर्भ में विचार कीजिए। कथन पहला और दूसरा सत्य असत्य। ठीक है, कैसे असत्य? पहला कथन कहता है कि उनमें से किसी भी समुद्र का जल का उपयोग नहीं होता है, जो कि गलत है। मुद्रा जैसे तटीय तापीय संयंत्र समुद्री जल का उपयोग प्रचुर मात्रा में करते हैं। दूसरा कथन, इनमें से कोई भी जल संकट वाले क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि सोलापुर जैसे संयंत्र सूखा प्रवण क्षेत्रों में है। तीसरा भी कथन सही है, गलत है। ठीक है ना, ओके। तो ये प्रश्न मेरे को नहीं जम रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन प्रश्न आपसे पूछा बार बार नहीं जाते हैं, ऐसी चीज है। ठीक है, हड़ानी 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 बर्बाद कर दिया। ठीक, अब एक मिनट, अब मैं आपको बताऊं कि इसका समाधान क्या है, सॉल्यूशन क्या है, कैसे हमें इसको पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले अवधारणाओं की गहराई से विश्लेषण करो, गहराई से विश्लेषण करना है। ठीक है, सफलता का आधार बनता है गहराई से। यूपीएससी के लिए विशेषकर मैं आपसे बोलूं, बहुत ही गहराई से विश्लेषण करना पड़ता है चीजों को। भौतिक भूगोल के लिए आपको एनसीईआरटी और जो पुस्तकें बताई जाती है वो पढ़ना है आपको। मानचित्र के लिए आपको दैनिक एटलस यानी रोज एटलस करना है, और उसके लिए करंट अफेयर भी आपको पढ़ना है। ये था हमारा पूरा का पूरा 2023 का पेपर, और उससे क्या क्या चीजें हमें सीखने को मिलती है वो सब चीजें यहाँ पर मैंने आपको बताई है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।